हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दैनिक टेक्निकल क्लासेज में तो हम मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय सर्किट पढ़ रहे थे, चुंबक और विद्युत चुंबकत्व। तो उसमें हमने 35 क्वेश्चन ऑलरेडी थे पुटअप कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 36 मतलब 36 क्वेश्चन। देखो प्रश्न को समझो। सोलेनाइड की कोर होती है वो किस धातु की बनी हुई रहती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है सोलेनाइड की कोर बनाने में। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी पदार्थ में मैग्नेटिक फ्लक्स को बनने से रोकने के लिए, देखो यदि धारा को रोकने के लिए अपन कहें तो उस स्थिति में प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और अब ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने के लिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन रोकने का काम करता है? रिलेक्टेंस काम करता है, जिसको आरएम के नाम से जाना जाता है। आरएम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो रिलेक्टेंस का विपरीत होता है, मतलब जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है उसके विपरीत होता है कैपेसिटेंस। उसी के हिसाब से जो रिलेक्टेंस होता है उसके विपरीत होता है परमिशंस। मतलब सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिलेक्टेंस का विपरीत मतलब अपोजिट होगा। ये तो रिलेक्टेंस क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है ना, बाधा उत्पन्न करता है। जबकि ये क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स बनने का मतलब उसको बनने में सहायता उत्पन्न करता है। जैसे कि होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध धारा के मार्ग में उत्पन्न करता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन जो उसकी क्या कहते हैं वो कंटिन्यूटी है, चालकता है वो, लेकिन प्रतिरोध में जो जो चालकता है वो विद्युत धारा में आसानी से प्रवाह कराने की कोशिश करती है। तो जस्ट ये जो रिलेक्टेंस का जो अपोजिट है वो परमिशंस, उनके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो, दो लंबे कंडक्टर पैरेलल मतलब समांतर क्रम इस तरह से कोई कंडक्टर जा रहे हैं। ऑब्वियसली अपन के सारे कंडक्टर इसी तरह से ही होते हैं। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल है जो, तो किसके विलोमानुपाती होगा? तो याद रखना भैया जी, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी दोनों की जो दूरी है उसके उसके विलोमानुपाती आपका ये रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना। दो यदि लंबवत कोई कंडक्टर हैं जो एक दूसरे के पास में है तो उनके मध्य में लगेगा बल, तो वो जो बल है वो दोनों कंडक्टर के बीच की दूरी के विलोमानुपात रहेगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया जी नेक्स्ट देखो, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। देखो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दो तरह से ज्ञात की जाती है। एक तो दाएं हाथ के नियम से, जो कि अपन चित्र दिखा देते हैं। ये तो देखो भैया जी स्क्रू, ये कॉर्क स्क्रू नियम है। मतलब स्क्रू यदि नीचे की तरफ जाएगा तो वो तो होगी करंट की धारा, जो आप चित्र में देख सकते हैं। और यदि ये जिस दिशा में घूम रहा है उसको हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है ना। दूसरा है ये वाला, देख लो, इसको कहेंगे दाएं हाथ का नियम। मतलब दाएं हाथ के नियम का भी प्रयोग किया जा सकता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के लिए। और उसी संदर्भ में भी मतलब दाएं हाथ का कॉर्क स्क्रू नियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस लिहाजे से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब उपरोक्त तो दोनों के नियमों से मतलब कोई से नियम का प्रयोग हम विद्युत धारा मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो 41, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 41, यदि एक कंडक्टर प्रभावित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव होगा। देखो ये प्रिंसिपल है एज ए मोटर की तरह काम करता। ठीक है ना। यदि जो दो चुंबकीय हैं और जो चुंबकीय फ्लक्स है बीच में यदि किस कंडक्टर को रखा जाए तो एक बल उत्पन्न करेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यदि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना। ये प्रिंसिपल है मोटर में, मोटर का प्रिंसिपल है, उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है। ठीक है ना। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। देखो एक बार प्रश्न को आप जरूर ध्यान से पढ़ा करो कि वो प्रश्न एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से अपन को कंसेप्ट लगाने हैं। ठीक है। क्योंकि फ्लेमिन के दाएं हाथ का भी वो है नियम, फ्लेमिन का बाएं हाथ का नियम है।
तो ये ना कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, और कन्फ्यूज को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ो एक बार, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 42, चुंबक की फील्ड में कंडक्टर पर बल, देखो बल की बात कर रहा है, और जो भी चुंबक की फील्ड में कंडक्टर, देखो चुंबकीय फील्ड में कंडक्टर पर बल लगने की प्रक्रिया मोटर में होती है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, क्योंकि मोटर ही बल का कार्य करता है। मोटर का काम क्या है, मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो बल की परिभाषा वहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं हम। तो उस लिहाजे से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल का नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो दाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, वो यूज किया जाता है जनरेटर के लिए, ठीक है ना, और जो बाएं हाथ का नियम है ये प्रयोग किया जाता है मोटर के लिए। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, सॉरी वो क्या बीच में कॉल आ गई थी और मैं आज फ्लाइट मोड पे करना भूल गया था। तो चलो हम कहाँ 42 पे चल रहे थे। तो देखो दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में, और जो बाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, उसका प्रयोग किया जाता है मोटर के लिए, ठीक है ना। अब इस चित्र में पूछ रहा है कंडक्टर पर बल, इस जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कंडक्टर पर बल, और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है मोटर। तो इस लिहाजे से हम मोटर वाला रूल प्रयोग करेंगे, और मोटर वाला प्रयोग होता है दाएं हाथ का नियम। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज करने वाला है, तो आप एक बार देख लिया करो कि किसके संदर्भ में ये चीज़ें पूछी जा रही है, आपको उसी के संदर्भ में आंसर पुटअप करना है, ठीक है ना। तो इस लिहाजे से बी इज द करेक्ट आंसर होगा अपन का, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, देखो ये नियम है दोनों। फ्लेमिंग के राइट हैंड सिर्फ हैंड चेंज हो जाएगा, और ये याद रखना जो दाएं हाथ का नियम, देखो बाएं हाथ का नियम की बात कर रहा है। देखो बाएं हाथ का नियम किसके लिए लागू होता है, बाएं हाथ का नियम लागू होता है मोटर के लिए, ये याद रखना आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पूछ रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा अंगूठा। चित्र में देख सकते हो ऐप, ऐप को प्रदर्शित कौन कर रहा है, अंगूठा ऐप को प्रदर्शित कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चित्र अपन यदि डायग्राम आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। देखो भाई इसको कहते हैं सस्पेबिलिटी कहते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा गया है, और कई बार हम क्या वो कर देते हैं, अब उनके दिमाग में ही आता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा हटके प्रश्न है। तो सस्पेबिलिटी कहा जाता है किसको, मैग्नेटाइजिंग की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग की फोर्स के अनुपात को। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो 45, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन। देखो देखो चुंबक उसको बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी कम होती है, लेकिन जिसकी परमेबिलिटी अधिक है तो उसको चुंबक बनाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसमें चुंबकीय फील्ड उसको कवर नहीं कर पाएगा। तो स्टील को चुंबक बनाना आसान नहीं, कठिन कार्य है, क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको चुंबक बनाना आसान नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो रिलेक्टेंस का इकाई होता है, देखो रिलेक्टेंस अपोजिट होता है फ्लक्स का, फ्लक्स का होता है हेनरी, ठीक है ना। तो हेनरी का 1/हेनरी करेंगे अपन, 1/हेनरी करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इनवर्स हेनरी हो जाएगा। तो इनवर्स हेनरी मतलब हेनरी की पावर -1 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब फ्लक्स किसका, रिलेक्टेंस किसका उल्टा है, फ्लक्स का। तो फ्लक्स का क्या है, हेनरी, तो हेनरी के हिसाब से बी ऑफ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये रिटेंटिविटी की इकाई क्या है, तो भैया जी एम्पियर टन प्रति मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। देखो पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता करता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के लिए सहायता करता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। परमिशियंस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना करते समय, चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना, देखो जिस तरह चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स होता है
उसी प्रकार विद्युत सर्किट में करंट होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो आप मैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय और चुंबकीय सर्किट का कंपैरिजन करो, तो उस लिहाजे से यहाँ पे फ्लक्स है, तो विद्युत सर्किट में क्या है, करंट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना में निम्न क्या असमानता है। देखो चुंबकीय सर्किट में एमएमएफ होता है, ठीक है, इसमें ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल सही है। परमिशंस होता है, कंडक्टेंस होता है, बिल्कुल सही है, कंडक्टेंस दोनों में होता है। रिलेक्टेंस एंड करंट ये गलत है, तो बी ऑप्शन इज द अपन का आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि रिलेक्टेंस और करंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस पदार्थ में स्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है, याद रखना। देखो ये तो आसान प्रश्न बन गया, सॉफ्ट आयरन दे दिया इसने। देखो सॉफ्ट आयरन का प्रयोग मैंने पहले ही बता दिया, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अस्थायी चुंबक यदि हमको बनानी है तो उस लिहाजे में हम सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करेंगे, तो इस लिहाजे से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह पदार्थ जिसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कम होती है उनको डाई मैग्नेटिक पदार्थ कहा जाता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रिलेक्टिविटी परमिटिविटी इकाई से कम किस में रहती है, कम किस में रहती है, डाई मैग्नेटिक, ये पहले भी बता चुका है मैंने, तो डाई मैग्नेटिक का इसका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हिस्टेरिस हानियाँ सबसे कम किस पर निर्भर करती हैं। देखो फ्लेक्स पर डिपेंड करती हैं, फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है, आयतन डिपेंड, अब वातावरण के तापमान पर बहुत कम प्रभावित होती हैं। जो हिस्टेरिस हानियाँ होती हैं वो वातावरण के तापमान पर बहुत कम प्रभावित तो करता है, लेकिन बहुत कम प्रभावित करता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। रिलेक्टिविटी किसके समान है, तो भैया जी ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसका आंसर होगा रेजिस्टिविटी के समान होगा। ठीक है ना, जो रिलेक्टिविटी है वो समान होगी किसके, रेजिस्टिविटी के, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भैया जी, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है, ठीक है, तब कंडक्टर में ईएमएफ मतलब फोर्स रिक्वायरमेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है, जिसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से जाना, क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, परिभाषा दे मैंने आपको कई बार बता दिया, द फोर्स रिक्वायरमेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, होता है। तो उपरोक्त कथन देखो, ईएमएफ से मतलब विद्युत वाहक बल से रिलेटेड जितने भी कथन हैं वो सारे फैराडे के हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी सर्किट्स हैं, जितने भी कथन हैं, वो सारे फैराडे के दिए हुए हैं, तो फैराडे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है यदि, देखो कोई भी इसमें परिवर्तनशील होना चाहिए, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तन हो या फिर विद्युत सर्किट परिवर्तनशील हो। ठीक है ना, स्थिर दोनों स्थिर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो स्थिर वालों को हटा दो, ये भी स्थिर वाला कथन है, ये भी स्थिर वाला कथन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। विद्युत सर्किट यदि परिवर्तित रखेंगे हम, ठीक है ना, तो इस स्थिति में ईएमएफ पैदा होने लग जाएगा। ठीक है ना, और ये ईएमएफ वाला नियम तक किसका था, ये फैराडे का नियम था। तो इस लिहाजे से मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा तब करेगा जब विद्युत सर्किट परिवर्तनशील रहेगा तब। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये जी, देखो ये फ्लक्स है, ये ईएमएफ पैदा कर रहा है। ईएमएफ पैदा कब वो करेगा, जब इसमें से एक न एक मूवमेंटल होगा, परिवर्तनशील होगा, चेंजेस करेगा अपने आप को, तभी तो अपन की आवृत्ति स्टेप से आती है एसी में, कि इसमें हर क्षण हर सर्किट में ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो परिवर्तन, यदि विद्युत सर्किट परिवर्तनशील है तो अपन के पास में ईएमएफ मतलब विद्युत भाग बल पैदा होने लग जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके समानुपाती होता है। जो इंड्यूस ईएमएफ मैंने आपको पहले ही बता दी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है। जितना फ्लक्स में परिवर्तन का दर, देखो ये एसी सर्किट है, ठीक है ना, एसी सर्किट है, यहाँ फ्लक्स का मान 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन का
की दर भी बढ़ रही है, और यहाँ जाके हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ हो जाएगा ये मैक्सिमम, ठीक है ना, यह हो जाएगा मैक्सिमम। फिर घटेगा, घटने के बाद में फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन की दर जीरो है ना। जैसे ही अपन को रिवर्स करेंगे इसको, तो रिवर्स में फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा इस स्थिति में, फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो होगा। इसी तरह ये सर्किट चलता रहता है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर पर डिपेंड करता है ईएमएफ, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का प्रयोग, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हो। स्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में, क्योंकि उसमें दो कॉइल्स होती हैं, मूविंग करने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। इसको हम प्राइमरी कहेंगे, इसको हम सेकेंडरी सर्किट कहेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी घूमने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग की ओर जुड़ जाता है। इस तरह से एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग की ओर जुड़ जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है ना। तो याद रखना, स्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के नाम पे इसको जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, डायनोमिक इंडक्शन का प्रयोग। देखो डायनोमिक मतलब घूमने वाले इंडक्शन का प्रयोग, वो तो स्टैटिक था ट्रांसफार्मर में, तो जनरेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। सेल में कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक्स है, विद्युत हीटर में कोई फ्लक्स होता ही नहीं है, तो जनरेटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। कौन सा डायनोमिक टाइप का? देखो निम्न सूत्र किसके सिद्धांत, देखो ये सिद्धांत होता है लेंज का नियम, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, और माइनस लेंज के नियम की दिशा दिखाता है। किसकी दिखा? ये दिशा दिखाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लेंज का नियम है कि जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है उसी का विरोध करना स्टार्ट कर देता है। तो ये माइनस इसी चीज़ को दिखाता है, और ये जो सिद्धांत है लेंज के नियम का पालन करता है, ठीक है नहीं। एडी करंट को कम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडी करंट को कम करने के लिए कोर को लेमिनेशन करेंगे, और इसको इंसुलेशन वार्निश के द्वारा इसको हम एडी करंट को कम किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भैया जी, म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा दो कॉलों को, देखो ये प्रक्रिया होती है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसको हम अन्योन प्रेरण के सिद्धांत में कहते हैं, उसमें दो जो कॉइल्स होती हैं वो मैग्नेटिकल के रूप से जोड़ी जाती हैं, विद्युतीय रूप से जोड़ी नहीं जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तक, मतलब मैग्नेटिक का मतलब है क्या? चुंबकीय फील्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से चुंबकीय फील्ड से, उसका कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं। मैकेनिकल कनेक्शन का मतलब है एक वाइंडिंग ये रही, तो इसको फिर टच करके एक वाइंडिंग में करूँ, मतलब इसको यहाँ जोड़ा जाए, उसको कहेंगे हम मैकेनिकल कनेक्शन या फिर विद्युत कनेक्शन, ठीक है ना। लेकिन चुंबकीय कनेक्शन क्या है? ये एक दूसरे चुंबकीय फील्ड से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व कब खो देगी? देखो अस्थायी चुंबक में यदि जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाएगा तो वो उसमें अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देगी, सीधी सी बात है। यदि हम सप्लाई हटा देंगे या फिर उसमें जो किसी भी तरह से चुंबकत्व उसको कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर यदि हम चुंबकत्व हटा देंगे तो अस्थायी अपना संतुलन खो देगी, मतलब अपना चुंबकत्व खो देगी। जैसे कि घंटी में होता है, जो अपने घर की घंटी होती थी पहले मैग्नेटिक वाली ही थी, तो जैसे ही सप्लाई चालू करेंगे अपन, तो वैसे ही वो चुंबक बन जाएगी। सप्लाई बंद करते ही फिर वो अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देती है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट विपरीत है, एक स्थायी चुंबक में चुंबकत्व रहता है भाई, जब चुंबकत्व बल आप हटा लोगे तब भी उसमें चुंबकत्व शेष रहेगा, क्योंकि वो कैसी है, वो स्थायी। एक बार स्थायी चुंबक बन गई तो काफ़ी सालों तक उसमें चुंबकत्व रहता है। उस स्थिति में उस स्थिति में यदि आप चुंबकत्व तो हटा लेंगे तब भी उसमें स्थायी चुंबक में चुंबकत्व बना रहेगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये है अन्योन प्रेरण का सिद्धांत। यदि इसको देखना चाहो आप देख सकते हो। देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को अपन सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद ये मैग्नेटिक रूप से मतलब चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ कर देती है, और ये जो लिंक है ये सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। ये माने कोई वाइंडिंग है, इसका चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग इस तरह से लिंक करने लग जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र को देखो ध्यान से, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स की मदद से गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ धारा या कुछ ना कुछ विक्षेपित जरूर होने लगा। ये तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, जिसको हम अन्योन प्रेरण के सिद्धांत के नाम से जाना, क्या मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मुझे विश्वास है आपको सारी चीज़ समझ में आ रही हैं धीरे धीरे करके। और 65 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें मुझे लग रहा है 120 मतलब 120 क्वेश्चन हैं। बाकी प्रश्नों को मैं एक साथ ही नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो भी फ्रेंड आईटी कर रहे हैं, डिप्लोमा उनका चल रहा है या फिर कर रहे हैं, या फिर कोई किसी टेक्निकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप थोड़ा बताइए कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है सर का, जिस पे ये वीडियोस टॉपिक वाइज डाल रहे हैं। अब थोड़ा क्रम मेरा कई बार बिगड़ जाता है, कई बार बिजी रहता हूँ, तो मैं वीडियो रेगुलर बना नहीं पाता, लेकिन कोशिश करूँगा रेगुलरली आपको वीडियो मिलें। और मैं सारा सिलेबस इसी वीडियो के माध्यम से करवा दूँ, मतलब आपको अलग से कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा सा भी आपका यदि बेसिक कंप्लीट है ना, तो आप इस बेसिक कंप्लीट के बाद में यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको इतना ईजी चीज़ें समझ में आएंगी और इतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मेरा एक एक प्रश्न बहुत अच्छे चुनिंदा चीज़ों से मैंने ये इकट्ठा करके ये एक एक प्रश्न बनाया है, और उसको बाकायदा मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं क्लियर रहें। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपकी जो भी चीज़ हैं सारी चीज़ें आप थोड़ा सा डीपली जाके ज़रूर उनको पढ़ना चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स हैं। और मैं अब ये जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मैं आपको एक एक डिटेलिंग में चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। तो बस ये थोड़ा आप सपोर्ट करो मेरा, थोड़ा स्टार्टिंग चैनल है, थोड़ा टाइम्स लगता है, और टेक्निकल में थोड़ा ये चैनल्स चलते हैं यूट्यूब पर, टेक्निकल वालों को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या थोड़ी वैकेंसी का वेटेज कम है, तो इसी लिहाजे से कम चलता है चैनल अपना। लेकिन जितना भी है आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको। चलो ठीक है, इसी के बाद धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी का। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।